नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 की फर्स्ट फ्लाइट बुक का लेसन नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक का हम वीडियो का पार्ट 2 ले रहे हैं। पहला पार्ट हमने पिछले वीडियो में ले लिया है। पिछले वीडियो में अब तक हमने पढ़ा एनलिस मैरी एन फ्रैंक नाम की लड़की का बर्थ 12 जून 1929 को जर्मनी के अंदर होता है और इसका जन्म यहूदी परिवार के अंदर होता है, जहाँ पर जर्मनी के अंदर यहूदी परिवारों को बड़ा ही प्रताड़ित किया जा रहा था। इसलिए इसको भी वहाँ से भागकर एम्स्टर्डम में शरण लेनी पड़ती है इसके परिवार, और इस परिवार के लगभग 30 साथी होते हैं। वो एम्स्टर्डम में एक जगह अपनी शरण लेते हैं। ये छोटी सी बच्ची एक डायरी लिखती है और डायरी के अंदर शुरुआत करने से पहले वो लिखती हैं कि मेरा यहाँ पर कोई भी सच्चा मित्र नहीं है, इसलिए मैं अपना सच्चा मित्र इसी डायरी को बनाना चाहती हूँ। और फिर वो अपनी ये नोटबुक या डायरी लिखना प्रारंभ करती है। उस समय उसके जन्मस्थली जर्मनी की जो भी परिस्थितियाँ रही है उसको अपनी डायरी के अंदर उतारने का प्रयास करती है। वह इस डायरी के अंदर 12 जून 1942 से लगाकर 1 अगस्त 1944 तक का जितना भी घटनाक्रम है उसको वो काल क्रम अनुसार एक डायरी के अंदर मेंटेन करती है। ऐसा कालक्रम, ऐसा घटनाक्रम इतिहास का कोई प्रसिद्ध इतिहासकार ही लिख सकता है। इसलिए इस बच्ची की जो डायरी है बड़ी फेमस हो जाती हैं। इस डायरी को डच के अंदर लिखा जाता है। उसके बाद विश्व भर की कई सारी भाषाओं के अंदर इस डायरी का अनुवाद अर्थात ट्रांसलेट किया जाता है। इसके अलावा कई सारी फिल्में, टेलीविज़न, थिएटर कार्यक्रम और संगीत प्रधान नाटकों में, इन सब में इसके डायरी के अंशों को लिया जाता है। यानी इसकी जो रचना है इस पर कई सारे नाटक भी लिखे गए हैं। इस डायरी के अंतर्गत एन फ्रैंक यहूदियों पर हुए अत्याचार को बतलाती है, इसलिए ये डायरी विश्व भर के अंदर चर्चित हो जाती है और इस डायरी को विश्व भर के अंदर पढ़ा जाने लगा। एन फ्रैंक अपनी डायरी को बड़े ही सेज कर रखती हैं तथा उसको अपना सच्चा मित्र भी कहती है तथा इस सच्चे मित्र का नाम वो रखती हैं किटी, यानी इस डायरी को किटी कहकर पुकारती हैं। आज पढ़ेंगे हम इससे आगे। सिंस नो वन would understand a word of my story to Kitty, if I were to plunge right in, I had better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. यहाँ पर कुछ वर्ड है, जैसे अंडरस्टैंड इसका मतलब होता है समझना, वर्ड का मतलब होता है शब्द, स्टोरीज का मतलब होता है कहानियाँ। ये स्टोरी का प्लूरल है स्टोरीज। किटी ये उस डायरी के लिए आया है। इसके अलावा प्लंज राइट इन यानी सीधी बात करना। प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करना। ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त। स्केच का मतलब होता है रेखा चित्र। तो इस प्रकार वो कहती हैं, चूँकि मैं सीधी बात कहूँ तो किटी को सुनाई गई मेरी कहानियाँ का एक एक शब्द भी कोई नहीं समझेगा। बेहतर यह होगा कि मैं अपने जीवन के बारे में संक्षिप्त रेखा चित्र उपलब्ध कराऊँ, यद्यपि ऐसा करना मुझे पसंद नहीं है। My father, the most adorable father I have even seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. Adorable का मतलब होता है प्यारे, लवेबल। उन्होंने मेरी मदर से तब तक शादी नहीं की जब तक वो 36 यानी 36 साल के नहीं हो गए, और she was 25 और जब तक मेरी माँ 25 की नहीं हो गई। My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926 और मेरी बहन मार्गेट का जन्म 1926 के अंदर जर्मनी के अंदर हुआ था। I was born on 12 जून 1929 और मेरा जन्म 1929 के अंदर हुआ। I lived in Frankfurt until I was 4। मैं 4 साल की उम्र तक फ्रैंकफर्ट के अंदर ही रही। ये फ्रैंकफर्ट एक शहर है जर्मनी का। My father emigrated to Holland in 1933 यानी मेरे पिताजी 1933 के अंदर हॉलैंड में जाकर एमिग्रेटेड हो गए यानी बस गए। माई मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड और मेरी माँ एडिथ होलैंडर फ्रैंक और वो भी अपने पति के साथ यानी मेरे पिताजी के साथ हॉलैंड में जाकर बस गई इन सितंबर। While Margot and I were sent to
आचोन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर, और मुझे और मेरी बहन मार्गोट को मेरी जो दादी माँ थी आचोन उसके पास भेज दिया गया। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी। मार्गोट दिसंबर में हॉलैंड चली गई और मैं बाद में फरवरी में वहाँ गई। When I was plunked down on the table as birthday present for Margot, और मुझे मार्गोट के जन्मदिन पर उसके उपहार के रूप में उसके जो टेबल थी उस पर प्लंक डाउन कर दिया, यानी गिरा दिया, धम से गिरा देना। प्लंक डाउन कम होता है जोर से नीचे गिरा देना। यहाँ पर भी प्लंक डाउन को समझाया गया है एन इनफॉर्मल वर्ड्स पुट डाउन इन ए कैजुअल वे, यानी एक लापरवाही तरीके से गिरा देना। आई स्टार्टेड राइट अवे एट मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, और मैंने फिर मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल के अंदर पढ़ाई शुरू की। आई स्टे देयर अंटिल आई वाज 6, जब मैं वहाँ 6 साल की थी तब तक मैं वहीं रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फ्रॉम, और मैं वहाँ पहली कक्षा से पढ़ाई को शुरू किया था। इन द 6th फ्रॉम माई टीचर वाज मिसेज कुप्रस, और मेरी जो टीचर थी वो थी श्रीमती कुरपस। The headmistress at the end of the year we were both in tears as we said a heartbreaking farewell। यहाँ पर हार्ट ब्रेकिंग का मतलब होता है हृदय विदारक और फेयरवेल का मतलब होता है विदाई समारोह या अलविदा। कक्षा 6 में मेरी अध्यापिका श्रीमती कुप्रस थी जो हेड मिस्ट्रेस भी थी, यानी प्रधान अध्यापिका भी थी। वर्ष के अंत में जब हमने एक हृदय विदारक यानी हार्ट ब्रेकिंग विदाई ली, इसका कहने का अर्थ है कि वो वहाँ पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ से विदाई ली। अब कहानी आगे बढ़ती है। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। 1941 की गर्मियों के दिनों में मेरी दादी माँ बीमार हो गई और उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा। सो माई बर्थडे पास विथ लिटिल सेलिब्रेशन, और इसलिए मेरा जो बर्थडे था, जन्मदिन था, उसका सेलिब्रेशन नहीं हो सका अच्छी तरीके से। ग्रैंड माँ डेड इन जनवरी 1942, और मेरी ग्रैंड माँ मेरी दादी माँ का 1942 के अंदर देहांत हो जाता है। डेड का मतलब मृत्यु। नो वन नोज हाउ ओपन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, ये कोई नहीं जानता है कि मैं उनको यानी मेरी दादी माँ को कितना प्यार करती हूँ, कितना याद करती हूँ और आज भी उनसे उतना ही प्यार करती हूँ। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, और मैं 1942 का जो मेरा जन्मदिन था उसको विशेष मनाने के लिए, यानी पिछली बार मना नहीं पाई थी, इसको विशेष करने के लिए। एंड ग्रैंड मास कैंडल, और मेरी दादी माँ का भी जो कैंडल थी यानी मोमबत्ती, वाज लिट अलोंग विथ द रेस्ट, दूसरी मोमबत्तियों के साथ मेरी दादी माँ की मोमबत्ती को भी मैंने वहाँ जलाया था। द फोर ऑफ अस, यानी हम चारों, चार कौन, उसके मम्मी पापा और दोनों बहनें, आर स्टिल डूइंग वेल, हम अभी चारों अच्छी स्थिति में हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, यानी 20 जून 1942 तक हम सभी अच्छी स्थिति में थे। एंड द शॉलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, यहाँ पर शॉलम का मतलब होता है गंभीर या सत्यनिष्ठ, और डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण। मेरा डायरी के प्रति पूरा समर्पण था। अब मैं डायरी में सब चीज़ें लिखने वाली थी, प्रत्येक चीज़ को डायरी के अंदर नोट कर रही थी। अब वो अपने डायरी में लिखती है सैटरडे 20 जून 1942, यानी ये 20 जून 1942 की बात है और शनिवार का दिन भी था उस दिन। और उस दिन वो लिखना शुरू करती हैं और अपने डायरी को कहती हैं डियरेस्ट किट्टी, ओ मेरी प्यारी किट्टी, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बुक। यहाँ पर एक शब्द है एंटायर, इसका मतलब होता है संपूर्ण, वूल। क्यूकिंग इन इट्स बूट्स, इसका मतलब होता है हताशा या डर से कांपना, यानी हमारी पूरी कक्षा डर व हताशा के मारे कांप रही थी। द रीजन, अब इसका क्या कारण है वो आगे आ रहा है। ऑफकोर्स, वास्तव में, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next from and who will be kept back।
और हमारे डर का जो मुख्य कारण था वो था कि हमारे अध्यापक जी की एक मीटिंग थी जिसमें डिसाइड करना था कि कौन सा बच्चा अगली कक्षा में जाएगा और कौन यहीं रोका जाएगा। यानी क्या मतलब हुआ इसका, यानी उसकी कक्षा का रिजल्ट आने वाला था। कौन बच्चा पास होकर अगली क्लास में जाएगा और कौन बच्चा फेल हो जाएगा और उसी क्लास के अंदर बैठा रहेगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, और मेरी आधी क्लास तो ये शर्तें लगा रही थी। बेट्स का मतलब होता है शर्त लगाना। Gian and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, Cian and Jackus। हमारे पीछे दो बच्चे बैठे थे, एक तो नाम था सियन और दूसरे का नाम था जैकस। इन दोनों की मूर्खता, सिली का मतलब होता है मूर्खता, इन पर हम दोनों कौन, Gian एंड आई। यहाँ पर आई किस लिए आया, आई आया है यहाँ पर एन फ्रैंक के लिए। तो और ये दोनों अपने सहपाठियों पर हंस रही थी। अब क्यों हंस रही थी? Who have stuck their entire holiday saving on their bet। और वे दोनों आपस में शर्त लगा रहे थे फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, और सुबह से शाम तक यही क्रम चलता रहा। इट्स यू आर गोइंग टू पास, हाँ तुम पास होने जा रहे हो। नो आई एम नॉट, और मैं नहीं। यस यू आर, हाँ तुम पास हो जाओगे। और आपस में इस तरह की शर्त लगा रहे थे और इस प्रकार की शर्त लगाए जा रहे थे, रुकने का कोई नाम ही नहीं था। इवन जीएस प्लीडिंग ग्लांसेज एंड माई एंग्री आउट ब्रेस्ट कैंट काम देम डाउन। और जो जीएन थी उसने बड़ी याचनापूर्वक तरीके से, यानी उनको चुप करने के लिए अपनी याचना भरी निगाहों से देखा। एंड एंग्री आउटब्लास्ट, और मेरी जो है ना मेरा गुस्सा भी फूटा था, लेकिन उन लोगों को क्या नहीं कर पाए, काम यानी शांत नहीं कर पाए, उनको चुप नहीं कर पाए। वो तो अपने धुन में ही शर्तें लगाए जा रहे थे। इफ़ यू आस्क मी देर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। अगर मुझे कोई पूछता है तो मैं यही बताऊंगी कि ये क्लास इतनी मूर्ख है कि इसमें से 1/4 बच्चों को तो इन्हीं क्लास में रखना चाहिए। यहाँ पर एक शब्द आया है डमीज, डमीज का अर्थ होता है मूर्ख। बट द टीचर आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर ऑन द अर्थ। लेकिन जो हमारे अध्यापक जी हैं वो सबसे बड़े भविष्यवक्ता है, पता नहीं वो क्या रिजल्ट देने वाले हैं। क्रीचर का मतलब होता है प्राणी। अनप्रेडिक्टेबल का अर्थ होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता, यानी उनके बारे में हम कोई राय दे ही नहीं सकते, उनको कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मैं अपनी सहेलियों के बारे में और अपने स्वयं के बारे में इतनी चिंतित नहीं थी। वरीड का मतलब होता है चिंतित। वी विल मेक इट, हम पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स, और एकमात्र सब्जेक्ट जिस पर भरोसा नहीं था वो था गणित। एनीवे, कोई बात नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। ऑल वी कैन डू इज वेट, कोई भी हो हमें तो रिजल्ट का इंतजार था। Until then we kept telling each other not to lose heart। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाए हम एक दूसरे की हिम्मत न हारने को कहते रहते थे, अर्थात एक दूसरे की हिम्मत बढ़ा रहे थे। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स, और मेरे सभी अध्यापकों के साथ अच्छी बनती थी, यानी सभी अध्यापकों के साथ मेरा व्यवहार अच्छा था। देयर आर 9 ऑफ देम, और वहाँ लगभग 9 अध्यापक जी थे। 7 men and 2 women, वहाँ पर 7 अध्यापक और 2 अध्यापिकाएं। किसिंग द ओल्ड फौजी, यहाँ पर श्रीमान किसिंग एक रूढ़िवादी व्यक्तित्व थे और वो हमें क्या पढ़ाते थे, गणित पढ़ाते थे। हु टीचेज मैथ्स वाज annoyed with me for ages because I talked so much, और वो गणित के अध्यापक जी मुझसे बहुत ही क्या थे, अनाइड का मतलब होता है नाराज, गुस्से में थे मुझसे। क्यों थे इसका कारण भी बताया है कि आई टाक्ड सो मच, मैं बहुत बातें करती थी। बातों नहीं है ना, बातें करते क्लास में, उसको कहते हैं टाक्ड सो मच, मैं बहुत ज़्यादा बातें करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, मेरे को काफ़ी चेतावनियाँ मिल चुकी थी, वार्निंग्स मिल चुकी थी। ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, और उन्होंने मुझे अतिरिक्त गृह कार्य भी दिया। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स, और मुझे एक निबंध लिखने के लिए भी दिया जिसका शीर्षक क्या रखा, ए चैटर बॉक्स, यानी बातूनी, ज़्यादा बातें करते हैं उसको चैटर बॉक्स बोलते हैं। ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट,
उस निबंध का शीर्षक भी क्या था, चैटर बॉक्स। और निबंध मुझे क्या लिखना गया कि आप चैटर बॉक्स के बारे में क्या लिख सकते हैं। आई हैड वरी अबाउट दैट लेटर, और बाद में इसके बारे में मुझे चिंता भी हुई। आई डिसाइडेड, आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टग्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट। यहाँ पर एक शब्द आया है जॉटेड डाउन। जॉटेड डाउन का अर्थ होता है जल्दी से संक्षेप में कुछ लिख दिया, और टाइटल का अर्थ होता है शीर्षक। टग्ड आउट का मतलब होता है पुस्तक को अपने बस्ते के अंदर घुसा देना। कीप क्वाइट का मतलब होता है खामोश रहने की कोशिश करना। एन फ्रैंक्स कहती है कि मैंने अपनी नोटबुक में शीर्षक जल्दी से संक्षेप में लिख लिया और उसके बाद बस्ते के अंदर उसको घुसा दिया और खामोश रहने की कोशिश की, चुप रहने की कोशिश करती रही। That evening, after I had finished the rest of my homework, a notebook about essay caught my eye. यहाँ पर जैसे कुछ शब्द आए हैं, finished यानी समाप्त कर दिया, the rest of का मतलब होता है सेंस जो पीछे बचता है उसको कहते हैं। caught my eye इसका मतलब होता है मेरा ध्यान आकर्षित किया। अर्थात शाम को जब मैं अपना सेंस गृह कार्य पूर्ण कर चुकी थी तो उस निबंध के जो नोट था ना, जो मेरे द्वारा दिन में लिखा गया था, उस निबंध के नोट ने मेरा ध्यान आकर्षित किया, यानी मेरा ध्यान उसकी तरफ गया। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चेविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। च्यूइंग का मतलब होता है चबाना, टिप का मतलब होता है नुकीला सिरा, और फाउंटेन पेन, मैंने अपने फाउंटेन पेन के नुकीले सिरे को चबाते हुए उस विषय के बारे में सोचना शुरू कर दिया। एक पेन होता था पहले जिसके अंदर स्याही भरी जाती थी, उसको फाउंटेन पेन बोलते थे। यानी एक बच्चा जब कुछ सोच रहा होता है तो अपनी पेन पेंसिल को चबाना शुरू कर देता है। यही हालत इस एन फ्रैंक की भी थी। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स बट द trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. Talking का मतलब होता है बातचीत करना, necessity का मतलब होता है आवश्यकता या need, prove का मतलब होता है सिद्ध करना, argument का मतलब होता है तर्क, विश्वसनीय तर्क देते हैं उसको argument बोलते हैं। उसके अलावा एक शब्द आया है trick, इसका मतलब होता है युक्ति, और species का मतलब होता है जगह स्थान, leave का मतलब होता है छोड़ना, रैम्बल ऑन का मतलब होता है लंबी चौड़ी बकवास। एन फ्रैंक कहती है कि कोई भी लंबी चौड़ी बकवास लिख सकता है, और शब्दों के बीच में क्या करते हैं, बड़ी बड़ी जगह छोड़ देते हैं ताकि वो लंबा दिखे। लेकिन चतुराई तो इस बात में है कि बातचीत की आवश्यकता को सिद्ध करना और विश्वसनीय तर्क से उस समस्या का समाधान। यानी एन फ्रैंक ये सोचने लगी कि इतनी लंबी चौड़ी बकवास लिखने की बजाय मुझे केवल मात्र वो तर्क देने हैं जिसमें वो कोई आदमी ज़्यादा बातों नहीं होता है या बातें करता है। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। मैं सोचती रही और यकाएक मेरे दिमाग में क्या आया, एक आइडिया आया, एक विचार आया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी एंड वाज सेटिस्फाइड। श्रीमान किसिंग ने जो मुझे लिखने को दिया था उस पर मैंने कुल 3 पृष्ठ यानी 3 पेज भर डाले, और मैं अब बिल्कुल संतुष्ट थी कि मैंने लिखा वो बिल्कुल सही है। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। आर्ग्यूड का मतलब होता है तर्क वितर्क करना, ट्रेट का मतलब होता है चारित्रिक विशेषता, कीप इट अंडर कंट्रोल इसका मतलब होता है नियंत्रण में रखना। एन फ्रैंक कहती है कि मैंने एक ऐसा आर्ग्यूमेंट दिया, तर्क दिया कि बातचीत करना एक विद्यार्थी की चारित्रिक विशेषता होती है, तथा यह कि मैं इस नियंत्रण रखने का भरसक प्रयास करूंगी, बट दैट आई वुड नेवर टू एबल क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट since my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about inherited trait. इनहेरिटेड ट्रेड्स का मतलब होता है माता पिता से प्राप्त गुण या पैतृक गुण। एन एंग कहती है कि मैं अपनी बातों पर या बातचीत ज़्यादा करने पर प्रयत्न करती हूँ, भरसक प्रयास भी करती हूँ नियंत्रण करने का, लेकिन यह है कि मैं अपनी उस आदत से कभी भी बाज नहीं आ सकती। अब क्यों नहीं आ सकती, उसने ये भी कारण दिया है, क्योंकि यदि ज़्यादा नहीं तो कम से कम मैं इतनी बातों नहीं तो हूँ जितनी मेरी माताजी थी। और ये क्या है, एक पैतृक गुण है, एक इनहेरिटेड ट्रेट्स है जो अपने माता पिता से प्राप्त एक गुण होता है। नेक्स्ट पैरा,
Mr. Kissing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. श्रीमान किसिंग मेरे तर्कों से खूब हंसे, लेकिन दूसरे पार्ट के दौरान जब मैं अपने ही तरीके से बोलने लगी तो उन्होंने मुझे एक दूसरा निबंध लिखने को सौंप दिया कि बेटा एक निबंध तुझे और लिखना पड़ेगा। और इस बात जो उसका ऐसे या निबंध था उसका क्या टाइटल था, दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी एन इनकरेजिबल चैटरबॉक्स। इनकरेजिबल का मतलब होता है लाइलाज, जिसे सुधारा नहीं जा सके। और इस बार जो उन्होंने मुझे लिखने को दिया उसका टाइटल क्या दे दिया, लाइलाज बातूनी, और इस पर मुझे लिखना था। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर टू वुल। 2 लेसन तक मैंने किसिंग को किसी प्रकार की कंप्लेन, हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही हैड फाइनली हैड एनफ and Frank has punishment for talking in class. Write an essay entitled Quick said Mrs. Chatterbox. मिस्टर कसिंग जो हमारे अध्यापक जी थे उन्होंने काफ़ी देर तक तो मुझे सहन कर लिया, लेकिन अब वो मुझे सहन नहीं कर पा रहे थे। इसलिए जो तीसरा लेसन था उस तीसरे लेसन के दौरान उन्होंने मुझे कुछ लिखने के लिए दिया, और इस बार जो ऐसे का टाइटल था वो क्या था, बोलने वाली बातुली बाला, यानी जो बोलती है क्वैक क्वैक क्वैक, यानी उसका शीर्षक दे दिया क्वैक। द क्लास रोड, और क्लास जोर से ठाका मारती है, रोड का मतलब होता है ठाके मारना। आई हैड टू लाफ टू, और मुझे भी जोर से हंसी आ गई। दाउ आई हैड नियरली एग्जस्टेड माई इग्निटी ऑन द टॉपिक ऑफ द चैटर बॉक्सेज। यहाँ पर 2 शब्द आए हैं। एग्जस्टेड का मतलब होता है समाप्त कर देना, खत्म कर देना। इनएजिनिटी जिसका मतलब होता है प्रतिभाशाली या बुद्धिमान, यानी इस एक शब्द ने जो है ना चैटर बॉक्स, इस एक शब्द ने ही मेरी इस सब प्रतिभा को, सब इनएजिनिटी को समाप्त कर दिया। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। माई फ्रेंड सैन हुज गुड एट पोइट्री offered to help me write the essay from beginning to end in verse and I jumped for joy. Jumped for joy का मतलब होता है अत्यधिक खुशी या खुशी के मारे उछल पड़ना। Offered का मतलब होता है प्रस्ताव, और beginning का मतलब होता है प्रारंभ, और एक शब्द है वर्स, VERS। वर्स का मतलब होता है पद्य, पद्य भाग होता है उसको वर्स बोला जाता है। मेरी एक सहेली थी जिसका नाम था साने, और इस साने ने मुझे कविता में लिखने या कविता करने में वो दक्ष करने वाली थी, क्योंकि वो खुद कविता करने में दक्ष थी, और उसने निबंध को शुरू से अंत तक कविता में लिखने की सहायता का मुझे एक प्रस्ताव रखा मेरे सामने। तो मैं ये सुनकर खुशी के मारे उछल पड़ी। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी विथ दिस रिडिकुलस, ये रेडिकुलस का मतलब होता है हास्य पद, रेडिकुलस सब्जेक्ट, बट आई हैड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम। यहाँ पर एक शब्द है रेडिकुलस जिसका मतलब होता है हास्यास्पद या बेतुक। प्ले ए जोक ऑन मी यानी मेरे साथ मजाक करना। तो श्रीमान जो किसिंग थे वो इस बेतुक के विषय पर मेरा मजाक बनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मैं निश्चित रूप से ये कह सकती हूँ कि यह मजाक उनके ऊपर ही था। आई फिनिश्ड माई पोइम, और मैंने अपनी कविता को समाप्त किया। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और वो क्या थी, बहुत ही सुंदर थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वान विथ 3 बेबी डकिंग who were beaten to death by the father because they kicked too much. Luckily, Mr. Cussing took the joke the right way. पोएम के अंदर इस छोटी सी एन फ्रैंक ने क्या बात लिखी है, उसने बताया है कि एक मदर डक होती हैं, बतख होती हैं, और उसका फादर स्वान, स्वान का मतलब होता है हंस, एक हंस होता है, और उसके छोटे छोटे क्या होते हैं, 3 बच्चे होते हैं, और वो क्या करते हैं, डकलिंग यानी बार बार जोर जोर से बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो उसको पसंद नहीं आता, वो क्या करता है, उसको बीटन टू डेथ बाय द फादर्स बिकॉज दे क्विक्ड टू मच, वे ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा क्वैक क्वैक करते हैं, इस कारण उसका पिता उसको चोंच मार मार कर मार देता है। लकीली और सौभाग्य से मिस्टर कसिंग टुक द जोक द राइट वे, मिस्टर कसिंग ने भी मजाक को सही अर्थ में लिया। ही रीड द पोएम टू क्लास
एडिंग हिज ओवन कमेंट्स, और उन्होंने पूरी क्लास के अंदर उस कविता को पढ़ के सुनाया और कुछ कमेंट अपनी तरफ से भी उसके अंदर जोड़े। एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और अन्य क्लासों में भी इसी तरह से उस कविता को पढ़ के सुनाया गया। सिंस देन आई हैव बीन allowed to talk and have not been assigned any extra homework, और इस प्रकार मुझे बोलने की अनुमति मिल गई और अन्य किसी प्रकार का कोई गृह कार्य होमवर्क मुझे नहीं दिया गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसका मतलब होता है विपरीत, यानी उसके उलट मिस्टर किसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डे, और उसके बाद तो हमारे जो सर थे किसिंग आजकल हर बात पर मजाक करते रहते हैं। योर्स एन आपकी एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डायरी ऑफ ए योग ऑफ ए यंग गर्ल, और उस छोटी सी बच्ची का डायरी का कुछ अंश इसमें लिया गया है। इस प्रकार ये लेसन समाप्त होता है। ये एक सुंदर सी कहानी थी एन फ्रैंक की। एन फ्रैंक बचपन में बहुत बातूनी थी, बहुत ज़्यादा बोला करती थी, और जब सर परेशान हो जाते थे तो उन्होंने उसको लिखने के लिए कुछ असाइनमेंट, गृह कार्य घर पर लिखने के लिए दिए। उसमें कुछ ऐसे दिए, ऐसे का टॉपिक भी बातूनी रखा उसका, और इस प्रकार वो लिखने में एक्सपर्ट होती गई। पोएम लिखी और उस पोएम को पूरी स्कूल के अंदर सराहा गया और धीरे धीरे वो लिखने में माहिर हो गई। इस प्रकार एक छोटा सा अंश है उस डायरी का, वो इसके अंदर लिया गया है। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो शानदार लगेगा और पूरी कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब इसके क्वेश्चन एंड आंसर अगले वीडियो में कराएंगे। तब तक हम लेते हैं आपसे आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।